बंद करना पड़ा। उसके पीछे कई एक फैक्टर हैं। एक थी कि बैंकों की भीड़, कुछ बैंकों में कुछ मरीज़ कुछ पॉजिटिव पाए गए, तो उसकी वजह से बैंक भी बंद हो गए। मगर बैंक बंद होने की वजह से बहुत बड़ी दुश्वारी खड़ी हो गई। आम तरीके से लोग ये समझते हैं कि बुनकर का मतलब या नाजरीन आदाब, नमस्कार। मैं अरशद जमाल, आपकी बात यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है और हालात अभी पूरे देश में सही नहीं हो रहे हैं, और उसी को लेकर मऊ जैसे बहुत सारे जो कारोबारी छोटे छोटे शहर हैं, उन सभी जगहों के हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। जो गरीब हैं उनके पास खाने के लिए अब पैसे नहीं हैं, और यहाँ का भी लगभग पावरलूम यहाँ का मुख्य उद्योग है। और पावरलूम जब बंद हो जाते हैं तो यहाँ के जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, सड़क पे ठेला लगाने वाले, खुमचा लगाने वाले, फल बेचने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, इन सारे लोगों के कारोबार पे असर पड़ जाता है। और अभी पूरा मऊ इन्हीं हालात से गुज़र रहा है। सारे लूम बंद होने के करीब आ गए हैं। मऊ में ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पाए जाने की वजह से दोबारा लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी ज़िला इंतज़ामिया को। और इस लॉकडाउन में जो मुख्य लॉकडाउन था उसमें बैंक बंद नहीं किए गए थे, तो बाहर से कुछ व्यापारी पैसे भेज रहे थे और फिर वो पैसे निकाल कर जो गरीब बुनकर मज़दूर हैं उनको देने में काम आ रहे थे। मगर इधर जो नया लॉकडाउन हुआ 15 दिनों का, इस लॉकडाउन में बैंकों को भी बंद करना पड़ा। उसके पीछे कई एक फैक्टर हैं। एक थी कि बैंकों की भीड़, कुछ बैंकों में कुछ मरीज़ कुछ पॉजिटिव पाए गए, तो उसकी वजह से बैंक भी बंद हो गए। मगर बैंक बंद होने की वजह से बहुत बड़ी दुश्वारी खड़ी हो गई। आम तरीके से लोग ये समझते हैं कि बुनकर का मतलब या पावरलूम चलाने वालों का मतलब ये होता है कि सिर्फ पावरलूम चलाने वाले। मगर पावरलूम चलाने वाले ही सिर्फ बुनकर नहीं है। बुनकरों के उद्योग से जुड़े हुए बहुत तरह के मज़दूर हैं जिनको पावरलूम जब चलता है तो उनको कारोबार मिलता है। जैसे अगर हम लोग माल तैयार करते हैं तो रिक्शा ट्राली चलाने वाले हैं, साइकिल ट्राली चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो मोटिया हैं, या कार्टून बांधने वाले, कार्टून पहुंचाने वाले, जो ट्रांसपोर्टर हैं या ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले बहुत सारे मज़दूर हो गए, सभी गाड़ियों के ड्राइवर हो गए। उसमें बहुत सारे लोग, जब साड़ी बन जाती है तो साड़ी कटिंग के लिए जाता है, तो बहुत सारे घरों का उसका परिवार साड़ी काट कर चलता है। जिन घरों में कोई मर्द नहीं, साड़ी कटिंग वाला काम भी बंद हो गया। साड़ी बनने के बाद बहुत सारी जगहों पे साड़ियों पे प्रिंट होता है, तो प्रिंट के कारखानों में जितने मज़दूर काम करने वाले थे उनका काम सब बंद हो गया। जो कैलेंडर वाला साड़ी तैयार होने के बाद जब कैलेंडरिंग के लिए जाती है तो कैलेंडर में बहुत सारे मज़दूर होते हैं, वहाँ मुठिया होते हैं, साड़ी ले आते हैं, पहुँचाते हैं, वो सब बेकार पड़े हुए हैं। ज़री के जो कारखाने जितने थे वो सब बंद होने की वजह से, लूम बंद है तो ज़री के कारखाने भी बंद हो गए। अब ज़री के कारखाने बंद होने की वजह से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में देहात से दूसरी जगहों से आके यहाँ मज़दूर काम करते थे, तो वो लोग भी सब बेकार हो चुके हैं। पावरलूम जो जिनके वहाँ अपना पावरलूम है उनके घर के लोग तो बेकार हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास घर में पावरलूम चलाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पावरलूम लगा लिया तो बाहर से मज़दूर आकर चलाते हैं, तो वो घर के लोग भी बेकार हैं। और जो बाहर से आके मज़दूर चलाते थे, बहुत से लोगों ने शेड में लूम लगा रखा है 10-20 लूम, तो वो मज़दूर, गरीब मज़दूर आते हैं बाहर से जो बानी पे चलाते हैं, तो वो लूम के बंद होने के तो वो मज़दूर भी बंद हैं। तानी जो तनने वाले थे वो बेकार है, सांचे वाले, तानी रंगने वाले जो थे वो बेकार हैं, जो लूड़ी उठाते थे वो बेकार हैं, सांचा चलाते थे वो बेकार हैं, जो गठुआ जोड़ने वाले थे वो बेकार हैं, जो स्टोन पत्थर साड़ी बनाने के बाद जो उस पर स्टोन का काम होता है या बिंदी लगाने का जो काम होता है वो सारा काम बंद है। साड़ी तैयार हो जाती है तो बहुत सारे लड़के जो है दूसरों की दुकान पे जाके साड़ी को तही करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो वो भी बेकारोबार हुए हैं। बहुत से लोग जो मोमी कागज़ जो बेचते थे, जैसे उसमें लगता है मोमी कागज़ अखबार के अंदर, उन छोटे छोटे दुकानदारों की पूरी रोज़ी बंद है। अब डिब्बा बनाने वाले बहुत सारे बच्चे दुकानों पे जाके डब्बा बनाते थे, जिनको 1 रुपया या 8 आना डब्बा मिलता था, तो वो 100-200 रुपये का काम कर लेते थे। या बहुत से लोग जिनके घरों में मर्द नहीं है तो लोग उनके घरों में भिजवाते थे, तो औरतें उनके घरों की डब्बा बनाने का काम करती थीं। सूता रंगने का काम होता था रंगाई में, वो डाइंग का सारा काम बंद हो इस वक्त चल रहा है। धागा पहुँचाने वाले, फिर साड़ी बेचने वाले बहुत सारे कमीशन एजेंट हैं, बहुत सारी सट्टी, बहुत सारी आढ़त है, उन आढ़त का सारा काम बंद होने की वजह से आढ़त पे काम करने वाले जितने लोग हैं वो उनका सारा काम बंद है। जब कोई नया मेल बनता है तो भरना लेने वाले, जितने भरना लेने वाले थे वो बेकार पड़े हुए हैं। जब साड़ियों का मेल बदलता है तो जो मेल बनाने वाले लोग हैं,
जो डिज़ाइन बदलने वाले लोग हैं उनका भी सारा कारोबार बंद है। जकार्ड बनता और बिगड़ता है, कुछ लोग नया जकार्ड बनाते हैं तो उनका तो पूरा कारोबार बंद है। जकार्ड जब बिगड़ता है तो उसको बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, उनका भी पूरा कारोबार बंद है। शटल बनाने वालों का पूरा कारोबार बंद है। जो बहुत सारे घरों में नरी भरी जाती है जिनका उसी से कारोबार चलता है, तो लूम न चलने की वजह से उनका भी कारोबार बंद है। जब तानी ख़त्म होती है तो उसको जोड़ने के लिए आते हैं तानी जोड़ने वाले, तो लूम बंद होने की वजह से उनका भी सारा कारोबार बंद है। रोलेक्स के बहुत सारे जरी जब बनती है तो रोलेक्स की कटिंग होती है, उसके लिए कटर मशीन होती है। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में कटर मशीनें लगी हुई हैं जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, तो वो हज़ारों कारीगर तमाम बर्बाद हैं। डिज़ाइनिंग के लिए या बॉर्डर या डिज़ाइन के लिए उसमें जो पत्ता लगता है तो पत्ता काटने वाले सारे मज़दूर बेकार हैं। सैकड़ों की तादाद में ग्राफर हैं जो ग्राफ या डिज़ाइन बनाते हुए उनका सारा कारोबार बंद है। वो पत्ते की दफ्ती जो बेचने वाले 50 लोग हैं उनका भी सारा कारोबार बंद है। कार्टून बेचते हैं बहुत सारे लोग जिसमें माल पैक होता है, उनका भी सारा कारोबार बंद है। प्लास्टिक जो लगती है, प्लास्टिक बेचने वाले सैकड़ों लोग हैं जिनकी पूरी दुकान बंद पड़ी हुई है। इसी तरह से ज्योति मुनिया बेचने वाले, बेल्ट बेचने वाले, बैराज बेचने वाले, पगही बेचने वाले, इन सारे लोगों का भी कारोबार पूरी तरीके से बंद है। साड़ियों पे जो स्टिकर लगाते हैं वो स्टिकर वाला कारोबार भी पूरे तरीके से बंद है। या बिल छापते हैं, जो बिलिंग होती है, बिलिंग का काम भी बंद है। साड़ी की सट्टी पर काम करने वाले बंद है। जो डाइंग के लिए, तानी रंगने के लिए या सूत रंगने के लिए जो रंग ख़रीदा जाता है, यानी केमिकल के भी 50 लोग जो काम करने वाले हैं उनका पूरा कारोबार बंद है। तो उनके सारे स्टाफ सब बेरोज़गार हो गए हैं। स्टोन और चिमकी जो लोग बेचते हैं, ये भी एक मऊ में एक नया कारोबार हो गया। जब से साड़ियों पर स्टोन और चिमकी लगने लगा तो उनका भी पूरा कारोबार बंद है। एम्ब्रॉयडरी मशीन के जितने लोग लगी हुई थी, यहाँ मैं समझता हूँ कि एम्ब्रॉयडरी मशीन की कम से कम 200 यूनिट होगी और एक यूनिट में 10 लोग 20 लोग काम करते हैं, तो 2-3 हज़ार लोग तो एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम करने वाले घूम रहे हैं। मज़दूर बहुत सारे बाहर से, देहात से या यहाँ के जिनके पास कोई साधन नहीं, वो एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम करते थे। एम्ब्रॉयडरी मशीन में जो साड़ी एम्ब्रॉयडरी होती थी, एम्ब्रॉयडरी के बाद जो उसके धागे होते हैं उसको काटना होता है, तो कम से कम मऊ के सैकड़ों परिवार उसी एम्ब्रॉयडरी के बाद जो साड़ी के कटिंग करना होता है, तो वो सैकड़ों परिवार उससे खर्च चलाता था, उनका भी सारा कारोबार बंद है। इसी तरह से खाता बही लिखने वाले जो मुनीब हैं उनका भी कोई काम नहीं है, चूँकि जब कारोबारी बंद है तो उनका भी कारोबार बंद है। जीएसटी आने के बाद कंप्यूटर से बिलिंग का सिस्टम शुरू हो गया, तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें काम करते थे और बिल के एतबार से उनको पैसा मिलता था। तो जब बिल ही नहीं बन रही है तो वो भी सारे बेरोज़गार हो गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों की जब ज़रूरत महसूस हुई तो बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग बच्चे, नए बच्चे जो पढ़ के आते थे, बेरोज़गार हैं, वो कंप्यूटर सीखते थे और वो सीख कर आके बहुत सारी दुकानों पर या लोगों के कारोबार में मदद करते थे या उनकी बिलें बनाते थे। तो अब वो सारे इंस्टीट्यूट भी बंद हो चुके हैं, जो ट्रेनिंग या कोचिंग सेंटर जो बनाए गए थे वो भी बंद हैं। यहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे जो कोचिंग चलाते थे, उससे कितने परिवार चलते थे, बच्चों की पढ़ाई भी होती थी, तो वो सारे कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। इसी तरह से मैं कितना गिनाऊँ, ये तो मैंने जो चीज़ें गिनाई हैं ये सब पावरलूम से मुताल्लिक़ हैं, और पावरलूम चलाने वाले जो लोग हैं उन सबका कारोबार बंद है। तो इससे मुताल्लिक़ जितने भी दूसरे कारोबार बंद हैं, अभी इसमें जो बैंक बंद है तो इसकी वजह से बहुत बड़ी दुश्वारी खड़ी हो गई है। मैं ज़िला प्रशासन से, सरकार से और ख़ास तरीके से डीएम साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आगे आने वाली ईद उल ज़ुहा भी है और त्यौहार है, साल में 2 ही त्यौहार पड़ते हैं, तो अब सब कारीगरों को पैसा देना है। तो बाहर से जब व्यापारी पैसा कुछ बैंकों में भेजते थे तो उससे पैसा निकाल कर कारीगरों को दिया जाता था। बहुत सारे लोग जिनको 2000-3000 रुपया कारीगरों को देना था तो वो उनके खातों में ट्रांसफ़र करते थे, चूँकि कैश निकालने पर 2% का सेस लगा दिया है सरकार ने कि अगर लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा अगर आपने अपने खाते से कैश की सूरत में निकाला तो आपके खाते से 2% सेस कटेगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर कोई व्यापारी साल भर में 1 करोड़ रुपया कैश निकालता है तो 2 लाख रुपये सेस की सूरत में उसे खाते से कट जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मज़दूरों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। तो अब ऑनलाइन पैसा जिनके खाते में, कारीगरों के खाते में चला गया, तो अब कारीगर भी नहीं निकाल सकते। यहाँ के जो ATM हैं वो भी सारे बंद हैं। तो हालात बहुत ख़राब हैं और लोगों के अंदर बेहद नाराज़गी है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि जो हालात हैं उन हालात को नहीं समझ रहे हैं, जनता उन हालात को भी समझ रही है कि जो आप और ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, वो पूरे देश में है। और यही वजह है कि लॉकडाउन जहाँ ख़त्म हो गया था उन जगहों पे भी नए सिरे से लॉकडाउन शुरू किए जा रहे हैं। तो अब ये तो एक मुसीबत है, कुदरत की एक मार है जो हम लोग भुगत रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स और तमाम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हम लोग किसी की मेहनत पे शुबा भी नहीं कर रहे हैं और न सरकार के ऊपर किसी तरह का शुबा कर रहे हैं,
लेकिन ये कि बैंक तो पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बैंक तो बंद नहीं थे, तो बैंक को नहीं बंद करना चाहिए। तो मेरा अनुरोध ये है कि बैंक जो बंद हैं उस बैंक को सरकार की तरफ से अगर निर्देश है, कोई उस निर्देश के एतबार से मऊ शहर के अंदर के बैंक अगर बंद किए गए हैं तो सरकार से मेरा अनुरोध है। और अगर यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी समझदारी के एतबार से बंद किया है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी समझदारी गलत है, आपकी समझदारी भी ठीक है और आपने भलाई सोचकर ही इस काम को किया होगा। लेकिन इसमें कारोबार जब तबाह होगा तो इसमें लोगों के अंदर बादरिशन पैदा होगा। अब इस वक्त शहर में बैंक बंदी को लेकर बहुत नाराज़गी है, सारे व्यापारी नाराज़ हैं क्योंकि व्यापारियों का हाथ पांव बिल्कुल बंद गया। जो पैसा थोड़ा मोड़ा बाहर से आ रहा था वो पैसा आ रहा है खाते में तो अब वो निकाल नहीं सकते। तो मेरा एक मरतबा ज़िला इंतज़ामिया से अनुरोध है कि बैंक जो बंद हैं उनको खोलें। अगर आप रोज़ खोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो अल्टरनेट डे खोल दीजिए, एक दिन बंद रखिए, एक दिन खोलिए। एटीएम जो शहर के अंदर हैं वो सारे एटीएम खोल दिए जाएं ताकि जो परेशानी बहुत बड़ी हमारे सर है उस परेशानी से निजात मिले। मैं आवाम से भी इस बात की अपील करता हूँ कि जो लॉकडाउन के दरमियान में बचाव के जो तरीके बताए जा रहे हैं आपको बार बार, उन तरीक़ों का ध्यान रखिए और दूरी बना के रखिए। इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है और अपने इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मदाफ़ियत को मज़बूत करने के लिए थोड़ा वर्जिश कीजिए ताकि अगर आपके अंदर ये जरासीम दाखिल भी होता है तो नुकसान कम से कम हो। जैसे कुछ लोगों को ये इस बात की गलतफ़हमी है कि पॉजिटिव आ गए और फिर उनको तो कुछ होता नहीं, वो फिर निगेटिव वो आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जरासीम है जो नुकसान पहुंचाता है जिस्म को, और ये जरासीम जब आपके जिस्म के अंदर जाएगा, ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताई थी कि आप अच्छे हो जाते हैं तो ये मत समझिए कि आप पूरे तरीके से अच्छे हो गए, क्योंकि बॉडी के अंदर जाकर ये जरासीम कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपको नुकसान पहुंचा देगा। और अगर कभी खुदा न खास्ता आपको नई कोई दूसरी बीमारी आती है तो वो ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा देगी अगर आप एक बार पॉजिटिव रह चुके हैं तो। और जो बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ अखबार में कि WHO की रिपोर्ट में भी ये बात बताई गई है कि जो लोग पॉजिटिव होकर ठीक हो जा रहे हैं, ये ठीक बात है कि ये जरासीम उस पर दोबारा असर कम करेगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनको कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, अंदर कहीं ना कहीं से उसको नुकसान हो रहा है। तो आप लोग बहुत इसका एहतियात बरतिए, ख़ास तरीके से जो बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं जिनको किसी तरह की शुगर या ब्लड प्रेशर या TB जैसा कोई मर्ज़ है तो उनको और ज़्यादा महफूज रखिए। जो लोग बाहर घरों से जाते हैं तो घर में उनको आइसोलेशन में रखिए, एक तरफ सेपरेट रखिए ताकि उनके पास जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं वो उनके करीब न जाएं ताकि उनको ये बीमारी ट्रांसफ़र न हो सके। तो इसमें दुआ की भी सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये तो सीधा एक अज़ाब इलाही है, कुदरत का कहर है। क्योंकि जब इंसानों की नाफरमानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और जब कुदरत से लोग मुकाबला करने लगते हैं, जब साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी तकनीक और अपने हुनर पर जब घमंड हो जाता है तो कुदरत एक नमूना दे देती है। और ये छोटा सा नमूना हम लोगों के सामने आ गया जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मर्द का आखिर इलाज क्या है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप दुआ भी करें और प्रार्थना भी करें और मोहतात भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।